सो हेलो प्रणाम। माय सेल्फ सोनू एंड यू नोइंग मी एज आईएसटी बाबू, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फुल चैप्टर सेमीकंडक्टर इन वन शॉट। तो ए बाबू आओ। वही वाली बात है कि पाकल गेहूं में पानी चलेबा तो ढही न जाई। आपके मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सिम कार्ड में, मेमोरी कार्ड में, पेन कार्ड में, एटीएम, ऐसी जगहों पे यूज। तो भैया हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन। मतलब कंडक्शन की बेसिस पे सब्सटेंस को कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। तो 3 टाइप में। पहला कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। और इंसुलेटर इसका उल्टा, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो भैया सीधी सी बात है कि उसमें कंडक्शन नहीं होगा। इंसुलेटर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक, रबर, वुड, और कंडक्टर एग्जांपल आयरन, पानी, कॉपर, जिंक। और तीसरा आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होता है, अरे नाम से ही क्लियर है, सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब आधा कंडक्टर हो। तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल विच शोज द पार्शियल कैरेक्टर ऑफ कंडक्शन। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। और ये ग्रुप नंबर 14 में पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। इसका मतलब इसके बाहरी सेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है। देखो एक्चुअली में सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर ही होता है। क्या बात कर रहे हो, यही बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर ही होता है, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर इज आल्सो बिहेव एज अ इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। और जैसे ही हम उस पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, केवल कुछ बॉन्ड टूटते हैं। तो उसकी वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया और वो कंडक्शन कर पाता है, इसलिए उसको पार्शियल कंडक्टर कहते हैं। तो इसमें तुम ये मत कह देना कि अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके बॉन्ड टूट रहे हैं, तो और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, वो उसका पूरे बॉन्ड तोड़ देंगे, उसको कंडक्टर बना देंगे। मन का बहुत सही बाबू। देखो 1 लीटर दूध पीने से एनर्जी आता है। अब 1 बाल्टा पी जाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, मतलब उसका लेटिस ब्रेक हो जाएगा। तो हम अब तक कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ बेसिक बात समझ ली है। पर अब सेमीकंडक्टर को कंडक्टर के हिसाब से ऐसा मत लेना कि ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर का आधा तो इसका कम यूजफुल होगा। ना भैया, यूजफुल के मामले में तो ये कंडक्टर का भी बाप है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का यूज डेवलपमेंट पर्पस के लिए होता है। जैसे आपके मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सिम कार्ड में, मेमोरी कार्ड में, पेन कार्ड में, एटीएम में, ऐसी जगहों पर यूज होता है। तो अगर ये नहीं होगा तो ये सब सारी चीजें नहीं होगी, तो फिर डेवलपमेंट का खाक होगा। और सेमीकंडक्टर की बनाने की फील्ड में अगर बात करें तो ताइवान अपना एक अलग लेवल रख चुका है, और इंडिया में भी इसकी बातचीत होती रहती है, लेकिन हमें उस पर बात नहीं करना है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो इन सब्सटेंस का बेसिक था। अब इसे और अच्छे ढंग से समझने के लिए एक थियरी आती है जिसको कहा जाता है बैंड एनर्जी थियरी। तो इस थियरी को समझने से पहले इससे थोड़ा सा एक और बात समझ लेते हैं कि बोहर साहब एक बात बोले थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई एटम है तो उसके न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, वो भी एक फिक्स सेल में घूमते रहते हैं, क्योंकि उस सेल की एनर्जी फिक्स होती है। वो एनर्जी फिक्स होती है, उसकी एनर्जी लेवल फिक्स होता है। याद करिए क्लास 11th में आपसे एनर्जी लेवल का डायग्राम भी बनवाया जाता था। डायग्राम बनाने को नहीं कह रहे हैं, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एनर्जी लेवल करके भी कोई चीज होती है। तो उसी बात को लेके बैंड एनर्जी थ्योरी समझाया गया। जैसे अगर मैं कोई कह रहा हूं कि ये सब्सटेंस है, सेमीकंडक्टर का सब्सटेंस है, तो क्या सेमीकंडक्टर का सब्सटेंस है तो इसमें केवल एक एटम है? ना, कई सारे एटम मिलके बने होंगे। बोलो हाँ भाई। तो जब एटम बहुत सारे हैं तो उसमें पास आए होंगे एटम। हाँ, तो जब पास आए होंगे तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी तो किए होंगे। अब वो चाहे बॉन्डिंग बनाए, चाहे जो कुछ करे, इंटरेक्ट करते हैं। तो इस थ्योरी को समझाने के लिए मैं सेमीकंडक्टर के 2 एटम बस पास में लेके आ रहा हूं, ज्यादा नहीं लेके आ रहा हूं, खिचड़ी पक जाएगा। 2 एटम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, जब 2 एटम को हम पास में लेके आएंगे, 2 सेमीकंडक्टर के एटम को, तो मैं बताया अभी कि वो 14वें ग्रुप का है, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी सेल में। हाँ, तो जब पास आता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल इंटरेक्ट कर जाता है एक दूसरे से, केवल आउटर मोस्ट सेल। सर क्यों आउटर मोस्ट सेल, अंदर वाले क्यों नहीं? अरे मर्दवा, अब घर में अगुआ आएगा तो पहले बड़का का बिया होगा कि छोटवरकन का? बड़का का। हाँ, तो बड़का ही पहले इंटरेक्ट करेगा। रियल मायने में ना दूरी बढ़ जाती है तो वो थोड़ा कम पैक्ड होता है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा फ्री हो जाता है इंटरेक्ट करने के लिए। अच्छा ये बात, हाँ ये बात। देखो जैसे पास लाए हैं तो आउटर मोस्ट सेल इंटरेक्ट कर गया, तो हर सेल की तो अपनी अपनी फिक्स एनर्जी होगी। हाँ,
तो वो एनर्जी जब फिक्स है और अब इंटरेक्ट कर गई तो क्या वो एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो गई? हो गई। तो अब जो एनर्जी फिक्स सेल में थी वो बैंड के फॉर्म में चली जाती है। ये बैंड क्या होता है? अरे दिले नादा, ये महिला या फिर पुरुष आपस में गीफा टूफट का आदान प्रदान करते हैं ना, हाँ, तो कोई झुकमा देगा, कोई टूका देगा, कोई दुपट्टा देगा, तो कोई पट्टा देगा, हाँ, तो उसी पट्टा को कहते हैं बैंड। अरे हाथ में पहनने वाला बैंड। बैंड का क्या मतलब होता है कि मान लो ये मेरा रक्षा है, बैंड की तरह है, ये यहां से यहां तक सर्टेन रेंज में है, हाँ, तो रेंज को ही कहते हैं बैंड। तो जो एनर्जी उस फिक्स सेल में घूम रही थी अब वो इंटरेक्ट करके कैसे रहेगी? बैंड में रहेगी, मतलब सर्टेन दूरी में वो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और बैंड भी दो प्रकार का होता है, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड नाम से बहुत क्लियर है कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो पेयरिंग करे बैठे होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई करंट नहीं बनेगा। और उसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब बहुत नाम से ये भी क्लियर है कि कंडक्शन के कारण बनेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और उनकी वजह से करंट बनेगी। और जो उसके नीचे वाले जो सेल थे जो नहीं इंटरेक्ट किए हैं वो इससे नीचे रहेगा। और ये कुछ इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है। और हम इस चीज को समझने के लिए दो एटम लेके चले हैं सेमीकंडक्टर का। सिलिकॉन का दो एटम लिए हैं तो उनके बाहरी सेल में 4-4 को इलेक्ट्रॉन है, तो इंट्रैक्शन के बाद 8 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और वो 8वां इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? वैलेंस बैंड में। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेमीकंडक्टर भी इनिशियली इंसुलेटर ही होता है एट रूम टेम्परेचर। हाँ, तो अब हम जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके कुछ कुछ बॉन्ड टूटेंगे और टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाने के बाद ये पार्शियल कंडक्टर बन पाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ। Initially, semiconductor is also insulator at a room temperature, and as we increase the temperature, its few bond broken and electron become free, and it reside from valence bond to conduction band, and they are responsible for current formation. बोलो बात समझ में आया क्या? तो अगर हम इस एनर्जी डायग्राम को तबियत से निहारे तो नीचे मिल जाता है हमको वैलेंस बैंड और सबसे ऊपर मिल जाता है कंडक्शन बैंड और उसके बीच में गैप मिलता है। उस गैप को कहते हैं फॉरबिडन गैप। उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, क्योंकि फॉरबिडन का क्या मतलब होता है? मना कर देना, किसी को इनकार कर देना। तेरे हिस्से की बारिश किसी और छत पर बरस गई, बात को समझ दे लेना था, वो किसी और की हो गई। किसी और की होगी तो इसमें फॉरबिडन कहां आ गया? अरे पहले इनकार करेगी तुमको तभी तो किसी और की होगी, हाँ, तब तो फॉरबिडन आ गया। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। फॉरबिडन गैप इज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वेयर नो इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू स्टे, मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। तो अब बताओ, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए पहले तो वैलेंस बैंड में से जाना पड़ेगा, तो कैसे जाएगा? वहां पे तो उसको जाना नहीं है, हाँ, तो इसके लिए हम देते हैं बाहर से एनर्जी। अच्छा, तो सेमीकंडक्टर को लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देंगे तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। जहां पे सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। वहीं पे अगर जर्मेनियम की बात करें 0.7 वोल्ट भी दे दें तो वो चला जाता है। तो आओ अब इसी डायग्राम की मदद से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों को एक साथ समझते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट होता है। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप किया होता है, उसमें बीच में कोई गैप नहीं होता है, वो अपने आप कंडक्शन करता है, उसे हमको बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। और सेमीकंडक्टर को तो हम एनर्जी बैंड थियरी में ही समझ लिए कि उसके बीच में गैप होता है, वो गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम उसमें दे देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और तीसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में गैप बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि हम उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जा पाए। अब तुम कहोगे कि क्यों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे लिए कौन ज्यादा है? हम तो दे देंगे, दे दोगे, लेकिन उसकी लेटिस ब्रेक हो जाती है। वही वाली बात है कि पाकल गेहूं में पानी चलेगा तो ढही नहीं जाएगी। तुम एनर्जी दे दोगे लेकिन वो झेल नहीं पाएगा, उसकी लेटिस ब्रेक हो जाएगी, फूका जाएगा। अरे प्लास्टिक को ज्यादा हीट करोगे तो पिघल जाएगा, प्लास्टिक इंसुलेटर है। तो ये सारी बातें थी बैंड एनर्जी थियरी के बारे में। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब पराया, मतलब अंदर वही आएगा जो अपना होगा। तो एक अपना है और एक पराया है, तो इंट्रिंसिक अपना, एक्सट्रिंसिक पराया। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं। नेचुरल अकरिंग सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मान लीजिए कहीं जमीन की खुदाई हुई, आपको सिलिकॉन मिल गया, वो प्योर है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं डाली गई है।
और अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला दें तो एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्सट्रिंसिक फर्दर दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। If we add the impurity in the intrinsic semiconductor, it converted into extrinsic semiconductor. And furthermore, extrinsic semiconductor are two type, positive and negative. तो देखो, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये जंक्शन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जंक्शन का मतलब होता है कि जैसे दो तीन चीजें, जैसे सड़कें अगर दो तीन एक जगह पे मिल जाती हैं तो उन्हें हम जंक्शन कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। ऐसे ही जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। सो आई होप एंड बिलीव कि ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके बारे में आपको भली भांति पता होगा। नहीं पता? मर्दबा। अब देखो, पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप नंबर 14 को निहारोगे तो उसमें तुम्हें सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाएगा। और ग्रुप नंबर 14 में होने का मतलब है कि उसमें बाहरी सेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन होगा। और जब इसका डोपिंग करा जाता है तो अगर ग्रुप नंबर 30 से किया जाएगा तो पी टाइप बनेगा, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। और ग्रुप नंबर 15 से किया जाएगा तो एन टाइप बनेगा, एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप। अब ये डोपिंग का क्या मतलब होता है? डोपिंग मतलब होता है एडिंग द वांटेड इंप्योरिटी टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। ग्रुप नंबर 30 से डोपिंग करने पे पॉजिटिव टाइप बनता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 30 में होने का क्या मतलब है कि उसमें बाहरी सेल में 3 गो इलेक्ट्रॉन होगा और सेमीकंडक्टर में 4 गो है। और 4 गो और 3 गो जब पेयरिंग करेंगे तो 3 गो तो पेयरिंग कर लेगा, एक गो बच जाता है होल। होल को हम पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं। पॉजिटिव का होने का मतलब वो पी टाइप है, इसलिए 13 से डोपिंग करेंगे तो पॉजिटिव टाइप। और जब 15 से डोपिंग कर देंगे तो 15 में होने का मतलब कि उसमें 5 गो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जब 5 को से पेयरिंग कराएंगे तो इसमें 4 को पेयरिंग कर लेगा और एक गो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसलिए उसे एन टाइप की कैटेगरी में रखा जाता है। और डोपिंग हम सिर्फ ग्रुप 30 या फिर 50 से कर सकते हैं, उससे आगे पीछे नहीं। क्योंकि डोपिंग का क्या मतलब होता है कि इंप्योरिटी डाल रहे हैं जिससे कंडक्शन की क्वालिटी बढ़ रही है। कंडक्शन का क्वालिटी मतलब चार्ज आ गया तो कंडक्शन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, वो होल्स आए या फिर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कोई सोच सकता है कि अगर हम 15 से कर रहे हैं तो एगो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाए 16 से कर दें तो 2 को बढ़ जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। लेकिन बाबू, सेमीकंडक्टर की लैटिस करके भी कोई चीज होती है, उतना बाहर जाएंगे साइज बढ़ाएंगे तो इसका लैटिस ब्रेक हो जाएगा। अब मूस की मुंह में मूसर डलवा तो मरी न जाएगी, इसलिए डोपिंग सिर्फ अगले बगले किया जा सकता है, ज्यादा दूर जाइएगा फैल जाइएगा। तो अगर हमें इन्हें लैटिस में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम पी टाइप को एक डोपेड एटम के साथ होल रखेंगे और एन टाइप में एक डोपेड एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये पी टाइप है या फिर एन टाइप है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर वो पी टाइप है तो उसमें डोपेड एटम के साथ होल्स ही है। नहीं, उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो माइन्यूट अमाउंट में, मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन। और उसी तरह एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं पर माइनॉरिटी में कुछ टुटर पुटर होल्स भी हैं। और पीएन जंक्शन बनाने के लिए हमें पी टाइप और एन टाइप को जोड़ना था, पर ये जोड़ना इतना आसान नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि वो लोहा है को चुमा के चपते चिपक जाएगा। अरे इसके लिए हमें अल्युमिनियम फॉइल लगाना पड़ता है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पीएन जंक्शन तो झटकार के बता दीजिए कि व्हेन वी क्लब द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर टुगेदर अप्लाइंग द अल्युमिनियम फॉइल एंड गिविंग द 500 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। तो पीएन जंक्शन बनने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है जंक्शन के पास वाले, वो चले जाते हैं पी टाइप में होल्स के ऊपर और जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं। अरे एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, दोनों जाके खत्म। तो पहला स्टेप होता है डिफ्यूजन प्रोसेस का। और जब चार्ज फ्लो करता है तो उससे करंट बनता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी डायरेक्शन में जा रहा है तो एक करंट भी तो जाएगी जो पी से एन होगी, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। और जैसे ही डिफ्यूजन होता है तो एन टाइप में जंक्शन के पास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और पी टाइप में जंक्शन के पास निगेटिव बन जाता है। अरे पेंटावैलेंट में से एक इलेक्ट्रॉन अगर गायब हो गया तो पॉजिटिव तो हो जाएगा, और वैसे ही उधर एक होल गायब हो गया है, होल पॉजिटिव है तो वो निगेटिव ही तो हो जाएगा। और जैसे ही चार्ज बन गया पॉजिटिव निगेटिव तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन को जाती है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एन टाइप से पी टाइप की डायरेक्शन में जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने का क्या मतलब है कि उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस भी होगा जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो मतलब वहां पे एक सर्टेन रीजन में एक पोटेंशियल भी डेवलप हो गया है और उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीजन रीजन। अब एक बात बताओ, जो इधर के बचे हुए इलेक्ट्रॉन है क्या इनका मन नहीं है जो उधर हम होल्स पे चले जाए, या फिर उधर के होल्स का मन नहीं है जो हम इधर इलेक्ट्रॉन पे आ जाए? मन है भैया, लेकिन आ नहीं सकते हैं, क्षमता नहीं है, क्योंकि बीचों में एक पोटेंशियल इनके लिए बैरियर का काम कर रहा है। इसीलिए उस पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल का नाम दिया जाता है।
मतलब अब अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दे या फिर होल्स को इधर भेज दे, तो हमको बाहर से कुछ करना पड़ेगा, फोर्स देना पड़े, एनर्जी देना पड़े, पोटेंशियल देना पड़े, कुछ तो बाहर से करना पड़ेगा, तभी ये जा पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग करते हैं बाइसिंग। अब बाइसिंग का जनरल मीनिंग क्या होता है? किसी की तरफ सपोर्ट दिखाना या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करना। तो यहां पे हम इन्हें सपोर्ट करने के लिए बाइसिंग के रूप में एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं। अब बाइसिंग भी दो प्रकार का होता है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग, एक रिवर्स बाइसिंग। जैसे हमें सपोर्ट करने वाले जीवन में दोस्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सही पे सपोर्ट करता है, एक गलत बात पे भी सपोर्ट करता है। जैसे एक कह रहा कि भाई अगर तुम मन से पढ़ दिए ना तो कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हें टॉप करने से रोक देगा, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। लेकिन वहीं पे दूसरा कह रहा भाई 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 वो देख रही है तुमको, है देख रही, मैं तो कहता हूँ जाकर शेरवानी सिलवा, तो ये रिवर्स बाइसिंग है, क्योंकि इसका आउटकम पता नहीं क्या हो सकता है चौराहा पे धर के कुटवा दे। तो इसी तरह जंक्शन में अगर हमें फॉरवर्ड बाइस करना होता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे होता यह है ना कि जो डिप्लीशन रीजन है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। क्यों? अरे सिंपल बात है, ये पॉजिटिव है बैटरी का और पी टाइप से कनेक्टेड है, तो वहां पे जो पॉजिटिव है वहां पे मेजॉरिटी में होल्स है, तो पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। उसी तरह इधर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव टर्मिनल से दोनों नेगेटिव इधर भी रिपल्सन होगा, तो दोनों तरफ से रिपल्सन होते होते डिप्लीशन रीजन और पतला होते जाता है। और पोटेंशियल हम बढ़ा दिए बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा और करंट फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस करंट को हम फॉरवर्ड करंट का नाम दे देते हैं। और रिवर्स बाइसिंग में हम इसका उल्टा कनेक्शन कर देते हैं, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से। अब यहां पे ये होता है कि उसका डिप्लीशन रीजन और चौड़ा होते जाता है। क्यों? सिंपल वही लॉजिक है भाई, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कनेक्शन हो गया, पॉजिटिव का निगेटिव से, निगेटिव का पॉजिटिव से, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होने लगेगा, तो होल चला आएगा इधर और इलेक्ट्रॉन चला आएगा इधर। अरे तुम इसे स्टिमुलेशन की मदद से समझो कि जब हम अपोजिट कनेक्शन कर रहे हैं तो अट्रैक्शन की वजह से इसका रीजन और वाइड होते जा रहा है, डिप्लीशन रीजन चौड़ा होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात और होता है, क्योंकि हमारा एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव में माइनॉरिटी कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो उन दोनों के बीच में तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन को पार कर जाएगा। इसलिए रिवर्स बाइसिंग में जो करंट बनता है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से बनता है, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं। तो अगर हम इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के बारे में बात करें तो वो सर्टन वोल्टेज तक एक्स एक्सिस से चिपक के जाएगा, क्योंकि शुरू में करंट बन नहीं रहा था, एक वोल्टेज के बाद बन रहा था, और उसे नी वोल्टेज कहते हैं। और उसके बाद ग्राफ लीनियरली एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। और रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ देखें तो शुरू में थोड़ा सा करंट बनेगा और जाते जाते एक सर्टेन वोल्टेज पे जाके धड़ाक से करंट नीचे गिरता है, और उस वोल्टेज को कहा जाता है जीनर वोल्टेज। ये असल में जीनर ब्रेकडाउन होता है जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते करते बहुत ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज दे देते हैं, तो इसके अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड टूट के उसमें से इलेक्ट्रॉन से करंट बनने लगता है, तो उसे जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ओवरऑल ये ग्राफ फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग का कुछ ऐसा दिखेगा, और ये ग्राफ थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो भैया अब तक हम लोग सेमीकंडक्टर के ऊपर 2 लेक्चर कर चुके हैं, तो अब तक तुम वो वीडियो नहीं देखे हो तो ये भी मत देखो, क्या फर्क पड़ता है, कौन मतलब है जी। इस पे एक बड़ा अच्छा शेर है कि किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी अच्छी चीज है, अब रजाई तान के सोई। पहले वो लेक्चर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तब आगे बढ़ पाओगे। गधा। तो अब तक हम इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख लिए, जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है, बैंड एनर्जी थियरी क्या होती है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, फिर 2 टाइप का, पी टाइप और एन टाइप। और जब हम पी टाइप और एन टाइप को साथ में जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है, और डायोड का सिंबल कुछ ऐसा होता है, एक एरो के सामने एक डंडा लगा दिया जाता है, जिस तरफ ये लाइन बनी है वो एन टाइप है और जिस तरफ नहीं बनी है वो पी टाइप है, तो ये सिंबल भी याद रखना। फिर उसमें हम लोग बाइसिंग कर रहे थे, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट बन रहा है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग पे इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है। जैसे मान लीजिए एक सर्किट में आपको फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग दोनों दिखाई दे, तो जहां पे रिवर्स बाइसिंग होगा वहां पे कोई करंट नहीं बनेगी, तो उस सर्किट को हम ओपन रख के उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, और जो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा उसमें हम क्लोज सर्किट रख के सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर इसमें हमने एक VI ग्राफ देख ली, एक VI ग्राफ में हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा है, और ग्राफ में आपको पता होना चाहिए कि जब V वर्सेस I का ग्राफ बनता है तो जो उसका स्लोप मिलता है वो रेजिस्टेंस देगा। तो इस पे अगर न्यूमेरिकल भी आए तो रेजिस्टेंस वाला निकाल लीजिएगा, R = ΔV/ΔI करके।
तो अब हम इसी डायोड के एप्लीकेशन को समझेंगे। वैसे तो इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है, दैट्स योर डायोड एज अ रेक्टिफायर। वरना बहुत सारा है, जैसे लेड है, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, जीनर डायोड, पर उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, केवल एक ही सिलेबस में है, दैट्स योर रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर क्या होता है? चरचरा अडॉप्टर ही रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है कि एसी सोर्स को डीसी सोर्स में कन्वर्ट कर दे। जैसे आपके घरों में जो बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, पर जो आपके फोन में चाहिए वो डीसी सोर्स चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, वरना सारा जहां धुआं धुआं हो जाए। और रेक्टिफायर भी दो प्रकार का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का मतलब आधा, तो यानी वो आधा रेक्टिफाई करता है, और एक फुल वेव है तो वो पूरा रेक्टिफाई कर देता है। तो बाबू रेक्टिफायर समझने के लिए अपना दिल, दिमाग, लीवर, गुर्दा, एफड़ा फेफड़ा सब लगा दीजिए, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का सवाल पूछता है और डायग्राम ही बनाना होगा आप। तो ये समझने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वो करंट अल्टर करती आती है, वेरिएबल होती है, कभी आगे कभी पीछे, आगे पीछे, इसीलिए उसका ग्राफ साइनोसोइडल ग्राफ बनता है। और वहीं पे डीसी होता है डायरेक्ट करंट, चलती तो धड़धड़ाक एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो उसका ग्राफ सीधा सा चलता है। तो रेक्टिफायर को हम बड़े प्यार से समझेंगे। पहले तुम ये स्टिमुलेशन देख लो, उसका एनिमेशन। सबसे पहले ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है। इधर हम इनपुट में एसी सोर्स दे रहे हैं, और ये जो रेक्टिफायर होता है नहीं, आपका ट्रांसफार्मर ही है। इसमें प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, और इसमें एक डायोड लगा है, ठीक। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा, इनपुट को आउटपुट में आएगा तो वो डीसी हो जाएगा, एसी से डीसी में कन्वर्ट हो गया। ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये है आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम इनपुट में एसी सोर्स दे रहे हैं और बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, और उसके बाद 2 डायोड लगा हुआ है, D1 और D2। उसके बाद आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, और ये है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर को तबीयत से समझते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले हम एसी सोर्स डालेंगे, बीच में एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल होगा। उसके बाद इसमें एक डायोड लगा होगा, और उसके साथ एक आपको लोड रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसके बाद आपका डीसी सोर्स निकल जाएगा। यही होगा ना? तो इसमें ये एसी सोर्स का क्या मतलब है? एसी सोर्स का मतलब अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग मतलब वेरिएबल, ऊपर नीचे ग्राफ जाएगा साइनोसॉइडल। तो ग्राफ के बारे में एक और बात जान लो कि जो ऊपर बनता है उसको कहा जाता है पॉजिटिव, और जो नीचे बनता है उसको कहा जाता है निगेटिव। तो ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे वाला निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा ले लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव ऊपर गए, निगेटिव नीचे, पॉजिटिव नीचे। अब देखो ये जो पॉजिटिव है वो डायोड के पी साइड पे कनेक्टेड है, हाँ, और ये जो निगेटिव है वो डायोड के एन साइड कनेक्टेड है। और याद करो ऐसा कनेक्शन कब होता था? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बाइसिंग कर रहे थे, तो जिसमें पॉजिटिव पी साइड से निगेटिव एन साइड से कब होता था? फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है। मतलब यहां पे फॉरवर्ड बाइसिंग का केस आएगा, और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता था? करंट बनता था। मतलब यहां पे करंट बनेगा, जैसा इनपुट डाले हो वैसा ही आउटपुट भी निकल जाएगा। और अगर हम निगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं तो निगेटिव हाफ साइकिल में निगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब ऊपर निगेटिव फिर पॉजिटिव। निगेटिव किससे कनेक्ट होगा? डायोड के पी साइड से। पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा? डायोड के एन साइड से। ऐसा कब होता था? रिवर्स बाइसिंग में। और रिवर्स बाइसिंग में मेजॉरिटी कैरियर की वजह से कोई करंट नहीं बन रहा था, मतलब यहां पे भी करंट नहीं बनेगा, मतलब जैसा इनपुट डाले हैं वैसा आउटपुट नहीं निकलेगा, इसलिए वो ग्राफ सीधे चला जाता है। ऐसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग वाला ऊपर जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में नहीं जाएगा, तो इसका ग्राफ नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं रहेगा, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेगा। लेकिन यहां पे भी देखो, वहां पे भी तो वेरिएबल है। और डीसी का क्या मतलब होगा? सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहां पे वेरिएबल है, तो उसे हटाने के लिए, उसे सुलझाने के लिए हम लोग लगाते हैं जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर, जिसको बोला जाता है फिल्टर सर्किट। वो अगर हम लगा देंगे तो ये सुधिया जाता है, सीधा हो जाता है। अब तुम यहां पे अगर इस ट्रांसफार्मर को शिद्दत से देखोगे तो उसमें जो प्राइमरी कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और सेकेंडरी का कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया, मतलब वोल्टेज कम कर देगा। तो क्या हम हमेशा स्टेप डाउन यूज करते हैं? नहीं, वो हमारी मर्जी, हमारे जरूरत के हिसाब से उसको देख। हो सकता है हमें डीसी में हाई वोल्टेज का काम हो तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। यहाँ पे कई सारे टीचर को मैं देखा हूं कि वो ये बता दिए हैं कि यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमेशा यूज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। वो ये है ना कि हमारे जीवन में ये जो डेली लाइफ में यूज करते हैं
वो हमें लो वोल्टेज वाला अप्लायंस का काम होता है। जैसे मोबाइल का चार्जर वार्जर होता है तो वो लो वोल्टेज पे चलता है। जैसे आपका जो चार्जर होता है, इधर हम एसी सोर्स देते हैं, हाँ, और यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाई देगा, और वो जो यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इसमें 4 गो लगा है, एक और फोड़े थे तो उसमें 3 गो था। तो कैपेसिटर का बेसिकली यूज ये होता है कि वो आपको फीटर सर्किट बना देगा, यानी प्रॉपर डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर वाली बात समझ में आई। फुल वेव वाला देख लो, इसमें कुछ नहीं करना है, सारा सिस्टम सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 डायोड हो गया और 2 डायोड के बीच में आपका लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो आपका D1 फर्स्ट डायोड है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट को एज इट इज आउटपुट में निकाल देगा, और जो आपका D2 सेकंड डायोड है वो आपके नेगेटिव हाफ साइकिल को पलट के ऊपर कर देगा, मतलब नीचे खत्म और जो बचा है ऊपर बचा है, मतलब वेरिएबल अब ऊपर बचा है। तो ऐसे ऐसे ग्राफ आता है, और उसमें हम फिर पैरेलल में अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो वो फीटर सर्किट कहलाएगा, और वो फिर प्रॉपर डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म होता है। और मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं कि इन सवालों पे प्रैक्टिस बना के रखना, क्योंकि इस पे सवाल आना तय है। सो बस यार, आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। सो बी कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। राधे राधे।